गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज पर्यावरण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के आए हैं, जो कि खासकर यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस सीरीज का ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से। नेक्स्ट ऑप्शन है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ध्वनि प्रदूषण से। और नेक्स्ट है दोस्तों जल प्रदूषण से। राइट आंसर होगा इसको दोस्तों ध्वनि प्रदूषण, अर्थात ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ये आपका ध्वनि प्रदूषण से। अर्थात हरे पौधे जो ध्वनि प्रदूषण वगैरह को औषध ऐसे को क्या कहेंगे? ग्रीन मफलर कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? ग्रीन मफलर। ठीक यही आपको मालूम होना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम दोस्तों कब का है? ध्वनि प्रदूषण अधिनियम दोस्तों सन 2000 का है। और ध्वनि प्रदूषण की अगर यूनिट की बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डेसीबल। क्या हो जाएगा आपका? डेसीबल। अर्थात ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापने की यूनिट दोस्तों क्या हो जाएगी? डेसीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्वनि प्रदूषण का मापन। देखिए अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? अर्थात वह कौन सी यूनिट होगी जिसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जा सकता? ऑप्शन है जूल। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों डेसिबल। नेक्स्ट है न्यूटन। और नेक्स्ट है दोस्तों नैनो इकाई। अर्थात दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा डेसिबल। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, अभी हाल ही के एडेड जूनियर वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ था। ये रेगुलर पेपर्स में आते रहते ऐसे क्वेश्चन हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि सामान्य मानव की बातचीत के रेशियो का डेसिबल दोस्तों कितना होगा? वह 40 से 60 के मध्य का होगा दोस्तों। कितना होगा? 40 से 60 के मध्य का होगा। तो यह जानना जरूरी कि 40 से 60 के मध्य का जो है रेशियो डेसिबल जो होगा वो सामान्य बातचीत के रेशियो का होगा। बट अगर हम फुसफुसाहट की बात करें दोस्तों, तो फुसफुसाहट का रेशियो जो होता है 15 से 20 डीबी। कितना होगा दोस्तों? 15 से 20 डेसिबल का मध्य का होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश या सवाना बायोम। तो सर्वाधिक यानी दोस्तों बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही कि सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जा रही है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन या वर्षा वन बायोम। ये बायोडाइवर्सिटी का मोस्ट वर्ड क्वेश्चन है जो कि रेगुलर आते रहते हैं। इंडिविजुअल किसी दिन बायोडाइवर्सिटी से संबंधित टॉपिक लेकर के आएंगे, उनमें आपको डिटेल बताएंगे। बायोडाइवर्सिटी के एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन इन केस ये पूछेगा कि जैव विविधता 0 डिग्री से, अर्थात ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में दोस्तों ह्रास होगा या वृद्धि होगी? इस क्वेश्चन को कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में कमी देखने को मिलेगी या वृद्धि, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आने पर क्या होगी सिचुएशंस? इन दोनों को क्वेश्चन को कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके हॉट स्पॉट जरूर आप लोग देख लेना। हॉट स्पॉट के एरियाज जरूर पूछा है, आप लोगों को मालूम होगा। पश्चिमी घाट, इनके हॉट स्पॉट की दोस्तों बात करें, पश्चिमी घाट के साथ साथ पूर्वी घाट। ये मोस्ट बड़े क्वेश्चन रेगुलर दोस्तों आते रहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ या अधिनियमित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982। नेक्स्ट ऑप्शन है 1986। नेक्स्ट है दोस्तों 1992 और नेक्स्ट है 1996। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1986 अर्थात 1986। सेम क्वेश्चन दोस्तों अभी पीसीएस के 2021 में आया है और आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को देख कर जरूर जाएं, इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक फॉर दोस्तों इसे हम कह सकते हैं संख्या प्रदूषण। आर्सेनिक को कहेंगे संख्या प्रदूषण द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बिहार और नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा आपका वेस्ट बंगाल। आपका यह राइट आंसर होगा। ठीक यही क्वेश्चन दोस्तों टीटी के 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। और ये आर्सेनिक जो दोस्तों प्रदूषक है, इससे कौन से डिजीज होने के चांस है दोस्तों?
आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक फुट, क्या हो जाएगा ब्लैक फुट। यदि इन केस अगर आपसे पूछ ले कि आर्सेनिक से प्रभावित नदी दोस्तों, तो कौन सी नदी हो जाएगी, दामोदर नदी। दोस्तों कौन सी नदी है, दामोदर नदी। इस नदी को दोस्तों वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं, क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल का शोक। ठीक इसी प्रकार अभी पिछले ईयर में आपने देखा कि क्वेश्चन में पूछा था टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल दोस्तों किसे कहेंगे, जलकुंभी को कहेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लेगा कि किस नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका दामोदर। ठीक इसी प्रकार आपको यह ध्यान देना है कि इन केस अगर वेस्ट बंगाल ना दे करके कभी शहर पूछेगा आर्सेनिक से प्रभावित दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आपका प्रदेश के अकॉर्डिंग पूछेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अगर शहर की बात करेंगे तो दोस्तों आर्सेनिक से पोल्यूटेड आपको क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, नीम, देवदार, चीड़ या ओक। तो कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक, दोस्तों ना ही देवदार की चर्चा होती है और ना ही ओक की चर्चा होती है, ना ही चीड़ की। तरह राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, नीम। अर्थात इन सबको एलिमिनेट कर लेंगे, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीम। ठीक इसी प्रकार आप लोगों ने देखा कि पिछली बार ही पेपर्स में एक तुलसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा। अर्थात आपको मालूम है ओसिमम सैक्टम, ओसिमम सैक्टम, अर्थात तुलसी को इस रूप में पूछा कि आप बड़े आराम से कोरिलेट करके क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अर्थात जैविक कीटनाशक वगैरह से या औषधि पौधों वगैरह से कोई ना कोई क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में बनते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है, एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या आरएनए। तो दोस्तों इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो मुख्य सोर्स है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश, क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। अर्थात इकोसिस्टम में पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले जो मेन फैक्टर वो भी दोस्तों क्या हो जाएंगे, सूर्य प्रकाश। और इकोसिस्टम के दोस्तों क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यह आप कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इकोसिस्टम का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और किस वर्ष किया, ये क्वेश्चन आप जरूर बताएंगे। साथ साथ में इकोसिस्टम में दोस्तों आपको मालूम है कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम और एक आपका दोस्तों हो जाएगा प्राकृतिक, क्या हो जाएगा, नेचुरल। अर्थात ये भी आपको ध्यान देना है, जैसे तालाब आपका आएगा, तालाब आपका कृत्रिम में हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार महासागर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, किसी दिन इंडिविजुअल इकोसिस्टम को टॉपिक लेकर के आएंगे, आपको डिटेल बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। घास भूमि क्षेत्र की पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा, अगर क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो इनमें आपको मालूम उच्च स्तर के उपभोक्ता की बात हो रही है, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या शाकाहारी या मांसाहारी। अब इनमें आपने लो दोस्तों पढ़ा होगा हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उच्च स्तर के उपभोक्ता की बात करेंगे दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, ओमनीवोरस। बट ओमनीवोरस होने की ना वजह से आपको मालूम है ये इसमें इस टाइप के ऑप्शंस दिए हैं कि क्लियर करना थोड़ा सा, इससे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मांसाहारी या शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, WWF से आशय है। अर्थात आपने देखा दोस्तों यही WWF आपके 2017 के पेपर में पूछा हुआ है कि WWF का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाच फंड। तो दोस्तों आपका हो जाएगा राइट आंसर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आपको मालूम होना चाहिए कि यह क्वेश्चन रेगुलर आए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी एक सहयोगी संस्था दोस्तों क्या हो जाएगा, WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अर्थात यहीं तक पूछा हुआ, ठीक इसी से संबंधित ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम या नाकासागी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर दोस्तों ये एम्स्टर्डम में है। और एम्स्टर्डम दोस्तों ये किसकी राजधानी है, आप ये कमेंट करके बताएंगे। एम्स्टर्डम दोस्तों यह किसकी राजधानी है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग करके ये बताएंगे, क्योंकि यही एक प्लेस है
आप लोग इसकी भी समझते चलें। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का हेडक्वार्टर दोस्तों आपने पढ़ा होगा द हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में। तो इस प्रकार आप एम्स्टर्डम की बताएंगे कि एम्स्टर्डम ये किस देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एगमार्क का संबंध है, एगमार्क गुणवत्ता, पैकेजिंग, संसाधन या उत्पादन से। आपके प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों आए हुए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, अर्थात एगमार्क का संबंध दोस्तों गुणवत्ता से, यानी कोई भी मार्क होगा अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ही रहेगा। बट इनसे संबंधित आजकल क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं। एक आपको पूछेगा इको मार्क, इको मार्क जो है किन उत्पादों का, अर्थात इको मार्क का जो है 1991 से यह दिया जा रहा है, अर्थात दोस्तों इको मार्क इक्वल टू इको फ्रेंडली, क्या हो जाएगा आपका इको फ्रेंडली, अर्थात इको फ्रेंडली उत्पादों को दोस्तों कौन सा मार्क दिया जा रहा है, इको मार्क, और इसका सिंबल होगा घड़े जैसी संरचना रहती है। ठीक उसी प्रकार अगर एगमार्क के अगर सेक्टर को पूछेगा दोस्तों, खाद्य पदार्थ, खाद्य एवं कृषि संबंधित उत्पादों को दोस्तों कौन सा मार्क देंगे, तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, एग मार्क। ठीक इसी प्रकार एग मार्क हुआ, हॉल मार्क हुए, इको मार्क हुए, इन सबके सेक्टर पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1972 में या 1975 में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 1972, अर्थात वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ, 1972 में। ठीक यही जो है 2017 के पेपर में दोस्तों यही सेम क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में आए हुए हैं, अर्थात ये ऑलरेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट। बट कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, जब वन संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो दोस्तों वो कब का है, 1980 का है। बट वन्य जीवों की बात करेंगे तो दोस्तों कब का, 1972 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षा जल संग्रहण क्या है, जो बारिश के जल संग्रहण करने का सिस्टम से क्या, पानी का वितरण। तो दोस्तों अगर संग्रहण की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ना होगा, प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, ये एक शब्द लगा हुआ है वर्षा जल, अर्थात वर्षा जल का जमाव और भंडारण को ही वर्षा जल संग्रहण कहा गया जो है, वर्षा जल संग्रहण ही इसके अंतर्गत ये आएगा। अर्थात आप लोगों को मालूम होगा पहले सामुदायिक लेवल पर जो है विलेज वगैरह में ऑलरेडी तालाबों की व्यवस्था हुआ करती थी, कुओं की व्यवस्था हुआ करती थी, कि सामुदायिक लेवल पर जल के वितरण की स्टार्टिंग यहीं से की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या रसायन भक्षी। तो आप ये ध्यान देंगे दोस्तों, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या रसायन भक्षी अलग अलग क्वेश्चन हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा फिर नेक्स्ट हम पूरी डिटेल सभी क्वेश्चनों की आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जैसे अभी अपशिष्ट उत्पादों को पूछा हुआ है, अपशिष्ट उत्पादों के लिए आपने देखा कि कुछ ऐसे जंतु पूछता है जो ऑलरेडी जो मृत जंतुओं उनके ऊपर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, इन सब क्वेश्चनों को बताएंगे। आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एम.एस. स्वामीनाथन दोस्तों राइट आंसर ये थे कृषि वैज्ञानिक, अर्थात आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों हरित क्रांति। अगर हम लोग ग्रीन जो है ग्रीन रिवोल्यूशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन के फाउंडर कौन है दोस्तों, इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का जो है उद्देश्य किसका था, एम.एस. स्वामीनाथन का। लेकिन अगर हरित क्रांति की बात की जाए कि जो है वर्ल्ड में सर्वप्रथम लाने का श्रेय दोस्तों किसका था, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का। और बोरलॉग जो है यह जो है पुरस्कार किस सेक्टर में दिया जाता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर ये बताएंगे ताकि इससे फीडबैक हमें मिलता रहेगा कि स्थिति आपकी क्या है। बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों किस सेक्टर में दिया जाता है ये चीज़ ध्यान देंगे। तो एम.एस. स्वामीनाथन दोस्तों ऑलरेडी क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंजिंग के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जो क्लाइमेट चेंजिंग के लिए जिम्मेदार है, एरोसोल कहने का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि लाभ या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, अर्थात मानवीय ये जो गतिविधियां हैं ये क्लाइमेट चेंजिंग के लिए ही जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछेगा क्लाइमेट चेंजिंग से संबंधित दोस्तों, आपने पढ़ा होगा क्योटो प्रोटोकॉल।
क्योटो प्रोटोकॉल का दोस्तों संबंध किससे है? क्लाइमेट चेंजिंग से। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछेगा, कार्बन क्रेडिट का संबंध किससे है? कार्बन दोस्तों क्रेडिट का संबंध भी किससे? क्योटो प्रोटोकॉल से। अर्थात यही सब ऐसी गतिविधियां जो क्लाइमेट चेंजिंग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी के तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सीक्वेंस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, या उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। अब राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। हालांकि यहाँ दो दिए हैं तो राइट आंसर एक ही होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है दो एक जैसे मैच कर रहे हैं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे, उसके बाद कंज्यूमर्स आएंगे दोस्तों, उसके बाद डिकम्पोजर्स आएंगे। तो आप लोगों ने जैसे एक छोटी सी श्रृंखला की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ, जैसे घास हुआ, घास के बाद दोस्तों आ जाएगा टिड्डा, और टिड्डा के बाद आपका आ जाएगा मेढक, मेढक के बाद अगर आपका आ गया सर्प। तो इसमें अगर लिख करके पूछेगा कि घास क्या है दोस्तों, ये प्रोड्यूसर से क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर्स। ठीक उसी प्रकार दोस्तों टिड्डा क्या है? टिड्डा दोस्तों प्राइमरी कंज्यूमर है, अर्थात इसे हम प्रथम चरण उपभोक्ता, और प्रथम चरण उपभोक्ता के साथ साथ दोस्तों इसे हम शाकाहारी भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? हर्बीवोरस की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। इसी प्रकार सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, अर्थात वो डिपेंड करेगा इकोसिस्टम की कौन से श्रृंखला के संबंध में क्वेश्चन बन रहा है। एक चीज और ध्यान देंगे, इकोसिस्टम से रिलेट करके दोस्तों एक पूछता है लिंडमैन की थ्योरी। लिंडमैन की थ्योरी या 10% ऊर्जा का रूल पूछेगा, अर्थात एक पोषी स्तर में दूसरे पोषी स्तर में जाने पर दोस्तों 90% एनर्जी आपकी क्या होती है? लॉस होती है। मात्र संचित दोस्तों कितना रह पाता है? 10%, अर्थात इसे 10% का रूल या लिंडमैन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड रेन के मेन कंटेंट्स। तो एसिड रेन के दोस्तों मेन कंटेंट्स क्या है? सल्फर के ऑक्साइड और दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा के मुख्य कंटेंट्स हैं। और इन दोनों में से दोस्तों बेस्ट आप टू विकल्प क्या होंगे? सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताएंगे कि एसिड रेन जो है इसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर आप बताएंगे इनको। नेक्स्ट है आपका, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, या एयर पॉल्यूशन? तो रेड का मतलब दोस्तों क्या हुआ? खतरा, अर्थात राइट आंसर है विलुप्त के करीब पे जो जीव हैं ऐसे को रेड डाटा बुक जो है बुक में इनकी सूची में शामिल किया जाता है। और रेड डाटा जो बुक होती है दोस्तों, ये इसके पृष्ठ किस कलर के होंगे? पिंक कलर के दोस्तों, पिंक कलर के। एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि रेड डाटा बुक कौन संगठन जारी करता है? रेड डाटा बुक जो है दोस्तों कौन सा संगठन जारी करता है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे, ताकि ये पता चल सके कि 23 जनवरी के लिए कितना आप प्रिपेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, या देहरादून? तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिएगा कि WWI अर्थात वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों राइट आंसर है देहरादून। अर्थात इन केस ये चाहे वन्य जीव लिख करके पूछे दोस्तों, चाहे ये वन अनुसंधान संस्थान लिख करके पूछे, दोनों के दोनों दोस्तों आपके कहाँ है? ये दोनों के दोनों दोस्तों देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, या 11 जुलाई? तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों राइट आंसर होगा आपका 5 जून। प्रतिवर्ष 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा होगा, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। बट अब बात करेंगे 16 सितंबर की, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आने के पूरे चांस है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस दोस्तों कब मनाएंगे? 16 सितंबर को। ठीक इसी प्रकार अगर बात करें हम लोग 2 दिसंबर की, तो आप लोग बताएं दोस्तों 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को दोस्तों मनाएंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस या संगणक दिवस। ठीक इसी प्रकार जो 11 जुलाई का दोस्तों आपका क्वेश्चन है
11 जुलाई को हम लोग बनाएंगे विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों क्या मनाएंगे? विश्व जनसंख्या दिवस। तो जनसंख्या से हमारा एक क्वेश्चन है कि पूरे वर्ल्ड की इंडिया कितने परसेंट जनसंख्या अकेले कवर कर रही है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। साथ साथ में आपका मूल्यांकन होना ही बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वर्ष 1984 की भोपाल ट्रेजेडी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? दोस्तों भोपाल ट्रेजेडी जो घटना थी यह 3 दिसंबर 1984 की थी। 3 दिसंबर 1984 की घटना, क्योंकि यह 2 तारीख की मध्य रात्रि में हुई, अर्थात इसे 3 दिसंबर 1984 की घटना माना जाता है। अर्थात इसमें मिक का रिसाव, दोस्तों किस गैस का? मिक अर्थात मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ। और वह कौन सी कंपनी थी? दोस्तों ये ज़रूर आप लोग बताएं कि वह कौन सी कंपनी थी जिसमें इस गैस का रिसाव हुआ था, इससे काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आ रहा हो, आपके टेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ को बेनिफिट ले सकें और हम लोगों का भी प्रोत्साहन मेंटेन करते रहें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अभी आपका ये था टेस्ट नंबर 1 था, अब टेस्ट नंबर इसी से आगे नेक्स्ट रिले करके आएंगे, टेस्ट 2 होगा, यानी 23 तारीख से पहले ही सभी क्वेश्चनों को करा दिया जाएगा, कवर करा दिया जाएगा। दोस्तों ईवीएस में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। थैंक यू दोस्तों।